मिक्सचर, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट इसमें अभी हम बात करेंगे। देखो, हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया है, मिक्सचर क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ओके, और आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि ये जो एलिमेंट है वही आपस में कंबाइन होके कंपाउंड बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं? एक एक तरफ से मेटल रहेगा जो कैटायन होगा। आपने कैटायन के बारे में सुना है? कैटायन सुना है क्या आपने? कैटायन क्या होता है? जैसे एक तरफ Mg2+, हाँ यस, पॉजिटिव नेगेटिव, एक तरफ Mg2+ होगा, दूसरी तरफ Cl- होगा। जब ये कंबाइन होंगे तो ये बन जाएगा MgCl2। आया समझ में? सो दिस इज कंपाउंड। तो एक तरफ से कैटायन आएगा, दूसरी तरफ से एनायन आएगा। जो नॉन मेटल होंगे उसकी तरफ से एनायन आता है और मेटल की तरफ से कैटायन आता है। ये मैंने आपको जब डेमो के लिए आए थे आप फर्स्ट लेक्चर में तो बताया था ना। आप थे लेक्चर में, 4 जन थे। था, ये इसके साथ ही बैठा था, मुझे मालूम है। वो लिक्विड पिलाऊं क्या तुमको? याददाश्त आ जाएगी तुम्हारी। क्या? अरे तुम पीछे ही पड़ गए तुम। ओके, सो क्लियर हो गया आपको कि इस तरीके से कंपाउंड बन सकता है। ओके, नेक्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर। जो मैटर है उनके 3 तरीके के स्टेट्स होते हैं, आपने सुना है? एक कोई भी मैटर है वो 3 तरीके से हमारे हमारे आसपास हमको दिखेगा। आपको आपको पता है आपके आसपास किन 3 फॉर्म में जो कंपाउंड या जो मैटर है वो अवेलेबल है? आपको कुछ अंदाजा है उसका? जैसे मैटर है, सॉलिड होगा एक, दूसरा लिक्विड फॉर्म में होगा, और गैसेस। आया समझ में? गैसेस हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन ये 3 स्टेट्स होती है मैटर की। आया समझ में? जिसमें सॉलिड आएगा, लिक्विड आएगा और गैसेस आएगा। ओके, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? क्या डिफरेंस है इन तीनों में? सॉलिड की बात करें तो क्या, सॉलिड सॉलिड क्यों है? क्या रीजन है कि वो सॉलिड है? हाँ हाँ, एटम्स क्लोज होते हैं। वेरी गुड। एटम्स क्या होते हैं? आपस में बहुत क्लोज होते हैं। और क्लोज क्यों होते हैं? क्या रीजन है क्लोज क्यों होते हैं? एटम्स आपस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में क्यों होते हैं? क्या रीजन है उसका? पढ़ा है आपने लेकिन डेप्थ में नहीं किया होगा। आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो पार्टिकल्स होता है उनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। सुना है आपने? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है, जिसमें ज्यादा होगा, तो अगर जिसमें ज्यादा होगा तो वो कॉम्पैक्ट होंगे क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होगा वो सॉलिड होंगे। आया समझ में? और दूसरी बात, ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब है उसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, है ना? इसमें हाथ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो दे आर इनकम्प्रेसिबल। ओके, इनकी एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब अगर इनके पार्टिकल को अलग अलग करना है तो एनर्जी आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको 3 एग्जांपल लेता हूं, एक तरफ मेटल है, एक तरफ बीच में लिक्विड है और एक तरफ गैस है, तो किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा आपको? मेटल को हीट करना पड़ेगा ना तोड़ने के लिए। कम से कम 1000-1500 डिग्री सेल्सियस हीट करना पड़ेगा। लोहे को जब हीट करते हैं तो वो रेड कलर का हो जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा हीट करना पड़ता है उसको। उसको भट्टी में या वो लेथ वाले के पास लेके जाना पड़ता है ना। लेथ वाला सुना है आपने क्या होता है? मतलब वो जो पिघलाता है मेटल को और दे उसके बाद उसको हीट करके। सो लिक्विड लिक्विड को हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे भी वो उड़ जाएगा लिक्विड। होता है ऐसा? ओके, और गैसेस को हीट करोगे तो गैसेस तो इजीली हीट होके इधर उधर भागती है गैसेस। आया समझ में? ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इनकम्प्रेसिबिलिटी हो गई, एनर्जी हो गई, डेंसिटी। अब मुझे एक बात बताओ, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? इसकी सॉलिड की ज्यादा होती है, लिक्विड की ज्यादा होती है, गैसेस की ज्यादा होती है? डेंसिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, सॉलिड की होती है ना। लिक्विड की कैसे होगी? डेंसिटी ज्यादा, डेंसर कौन सा, डेंस कौन होता है? सॉलिड ही होता है ना।
मतलब सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास में होते हैं तो डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। मतलब जिसका जितना ज्यादा मास होगा डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अभी एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर आपके सामने एक 5 kg का 5 kg का एक ये है वेट है 5 kg का, और एक तरफ 5 kg का कॉटन है, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? या कौन ज्यादा एरिया घेरेगा, कौन ज्यादा एरिया को कवर करेगा? कॉटन कॉटन अगर ले तो 5 किलो कॉटन कम से कम ये रूम के बराबर होगा इतना। हाँ, होगा कि नहीं? तो उस कॉटन के बीच में क्या है? हवा भरी हुई है, कॉटन के बीच में स्पेस है ना, है या नहीं? तो इसका मतलब जिसका जितना ज्यादा वॉल्यूम, कॉटन ज्यादा वॉल्यूम कवर कर रहा है, वॉल्यूम का मतलब वो ज्यादा जगह घेर रहा है, लेकिन उसका मास क्या है? उसका मास कम है। आया समझ में? तो वॉल्यूम ज्यादा तो मास कम, मास कम तो डेंसिटी भी कम। समझ में आया? तो इसका मतलब आप ऐसे कंपेयर करके देखना, एक तरफ अगर 5 kg का वेट है तो दूसरी तरफ उसी को कंपेयर करना 5 kg कॉटन से। तो 5 kg कॉटन जो है वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा तो उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो मास, और वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। समझ में आ रहा है? जिसका वॉल्यूम ज़्यादा उसकी डेंसिटी कम होती है। आया समझ में? अभी फॉर एग्जाम्पल ये है, अगर इस बेंच को उठाओगे तो इसमें वजन है बहुत ज़्यादा, है या नहीं? लेकिन ये इस पर्टिकुलर एरिया में क्या बोलते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया में ये क्या हो रहा है, इस एरिया में इसको रखा गया है। आया समझ में? ये सॉलिड फॉर्म में है लेकिन इसकी डेंसिटी यहाँ पर ज़्यादा है, लेकिन इसी इसी एरिया में इतनी ही अमाउंट में, मतलब इस पूरे रूम में इतनी ही अमाउंट में गैसेस भी है, लेकिन उस गैसेस का मास इसके बराबर नहीं होगा। आया समझ में? तो गैसेस मतलब 2 किलो गैस भी इस पूरे रूम को कवर कर सकती है, लेकिन अगर 2 किलो यहाँ पर इस रूम के अंदर कम से कम 1 टन माल आ सकता है, कोई भी 1 टन कोई भी चीज आप इसके अंदर रख सकते हो, 1 टन नहीं, ज्यादा 5 टन भी आ सकता है इसमें। आ सकता है कि नहीं? इसमें 5 टन का एक ब्लॉक अगर इसके अंदर रख सकते हैं ना, 5 टन का एक लोहे का कोई चीज रखी तो इसमें आ सकता है 5 टन। लेकिन सेम अगर आप गैसेस को फिल करोगे इसमें, तो अभी गैसेस है हमारे आसपास, है या नहीं? हवा लग रही है आपको, तो गैसेस है इसका मतलब, लेकिन वो गैस का मास कितना होगा? 1 किलो, आधा किलो, या उससे भी कम, पाव किलो। इतनी ही गैसेस हमारे आसपास है इस रूम के अंदर, लेकिन इस रूम को अगर लोहे से भरोगे तो 5 टन आ जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा, आया समझ में? हाँ, वॉल्यूम उतना कम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, डेंसिटी ज्यादा होगी तो वॉल्यूम कम होगा। डेंसिटी कम होगी, और इसको कंपेयर करना, डेंसिटी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अभी मैंने बोला कि 5 टन यहाँ पर लोहा आ सकता है, अगर मेटल की बात करें तो 5 टन लोहा आएगा तो डेंसिटी बढ़ गई, मास भी बढ़ गया ना, 5 टन हो गया। लेकिन वही अगर गैसेस को कंपेयर करें तो मास कम हो गया ना, मास मैंने बोला पाव किलो ही गैसेस इसके अंदर आएगी, 250 ग्राम, लेकिन फिर डेंसिटी कम हो गई उसकी। इसकी बात कर रहा हूँ मैं, गैसेस की डेंसिटी कम हो गई, डेंसिटी कम हुई तो वॉल्यूम बढ़ गया। समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ आपको? ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन है जिसमें मैंने आपको अलग अलग टाइप के कुछ ये बताया, डेंसिटी के बारे में बताया मैंने आपको, मास के बारे में बताया, वॉल्यूम के बारे में बताया। तो इसको कंपेयर करना है किसके साथ? आपको स्टेट्स ऑफ मैटर में, स्टेट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो स्टेट्स है उसमें आपको इनका कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि गैसेस में वॉल्यूम क्या होता है, गैसेस में मास क्या होगा, गैसेस में डेंसिटी क्या होगी। तो गैसेस में वॉल्यूम तो हमेशा क्या होने वाला है? वॉल्यूम हमेशा ज़्यादा होने वाला है गैसेस के केस में, लेकिन मास क्या होगा गैसेस का? हमेशा कम रहेगा, डेंसिटी भी कम रहेगी। आया समझ में? ओके, इसके बाद आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज, जिसमें आ जाता है प्रॉपर्टीज में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपने देखा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
जो मैटर है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर आप हम बात करें मैटर की, कोई भी मैटर की, तो उसमें कोई भी सॉलिड ले लो आप, तो उस सॉलिड को अगर आप फिजिकली ऐसे टच करके देख सकते हो ना कि हाँ ये क्या चीज़ है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम ये बाइकार्बोनेट है, जिसको बेकिंग सोडा बोलते हैं। ये इडली डोसा सब में यूज़ किया जाता है ये पाउडर, ठीक है। हाँ, जो सोडा बोतल रहती है उसमें भी ये डाला जाता है, ये वाला, जिसको है क्या बोले, एक्सपेरिमेंट क्या करके बोला, क्या होता है ना। अभी इसमें क्या, अभी वो जो सोडा में जो CO2 निकलती है वो हो सकता है इसमें। अभी तुम क्लीन करके आए थे, देखो क्लीन नहीं हुआ था, अभी हो गया, पूरा डिजोल्व हो गया उसमें। इसको फेंकेंगे किधर लेकिन, गिरा क्या बोले, कहाँ गिरा हो, हाँ बाटली में गिरा दो चलेगा। क्या हो गया, भर गया, भर गया फुल, अरे अरे उसको, अरे वो गिरा क्या, बंद करो एसी, बंद करो एसी, बंद करो, फुल भर गया है वो, अरे वो पूरा ओवरफ्लो होगा। और इसको हिला, ये कैमरा मत हिलाना, लास्ट टाइम भी तुमने क्या किया मालूम है। अरे वो नहीं, वो बात नहीं है, वो लेक्चर फिर ये वो हो जाता है, लास्ट टाइम भी ऐसे ही हिला था, आराम से, हाँ सही। क्या हो गया, हैं इधर डाल दो ना, क्या है उसमें, पानी है क्या, अरे उसमें मत डालो, कहीं भी डाल, उधर उधर। एक पेपर दो, हाँ थोड़ा पानी से वॉश कर लो, एक छोटा सा पेपर दे दो ना। अरे स्पेच वो नहीं है मेरे पास, छोटा वाला चम्मच ना इसमें। देखो अभी कितना क्लीन हो गया। क्लास में सबसे ज्यादा मस्ती यही करता होगा, तो अरे ये वो बेकिंग सोडा है। अरे हाँ फिनेफ्थिलीन रह गया ना इसमें। हाँ क्या होगा, होगा CO2 बाहर निकलेगी। दिख रहा है क्या कुछ, अरे गैसेस तो निकल रही है ना। ये देखो, अरे इसमें भी रिएक्शन होने लग गया इधर। ये देखो, ये CO2 है जो ऊपर निकली थी अभी, CO2 थी। सो इसमें अभी मैंने ये रिएक्शन किया, ये देखो NaHCO3 प्लस इसमें HCl डाला था अभी, तो क्या हो गया देखो, ये बन गया NaCl, ये देखो NaCl है ना, ये यहाँ से Na और यहाँ से Cl, और इसमें और क्या आएगा H2O प्लस CO2 गैस, तो ये जो गैस है वो बाहर निकली थी,
तो जब आप सोडा पीते हो, जब आपको एसिडिटी होती है तभी सोडा पीते हो ना। तो एसिडिटी कब होती है? जब बॉडी में ये बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? HCl। हमारे बॉडी में 1% कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, जो किसी भी मतलब आपका हाथ जलाने के लिए इजीली काफ़ी है, हमारे बॉडी के अंदर है, आपके पेट के अंदर, जिसको गैस्ट्रिक जूस या HCl बोला जाता है। ये हमारे बॉडी में है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर बाहर उसको बाहर निकालोगे तो हाथ जल जाएगा, इतना डेंजर है। तो आप सोचो पेट के अंदर कैसे हो सकता है? तो पेट के अंदर इतना ज़्यादा ये हमारी जो लेयर है अंदर की इंटेस्टाइन की, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो बचा हुआ है। तो कोई भी खाना जब आप खाते हो तो उस टाइम पे वो पूरा गला देता है उसको, पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाता है वो जब खाना अंदर जाता है। लेकिन पानी पीते हैं तो फिर वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो खाना डिज़ोल्व नहीं होता, फिर वो पचता भी नहीं है समझ में? ये साइंस है। इसीलिए बहुत जन सुना होगा ना आपने कि खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पीना चाहिए, सुना होगा आपने। तो यही रीज़न है उसका कि हमारे जो बॉडी में HCl है, उसको आप जब खाना खाओगे तो वो जो भी खाना आप बॉडी में कर रहे हो वो डिज़ोल्व होना चाहिए, है समझ में? सो बेसिकली यहाँ पर अगर वो खाना डिज़ोल्व नहीं हो रहा है तो फिर उस टाइम पे सोडा पीते हैं हम, गैस होती है, HCl, एसिडिटी। तो एसिडिटी होने की वजह से ये HCl जब बढ़ जाता है उस टाइम पे हम क्या करते हैं? मोस्टली आप सोडा कब यूज़ करते हो? जब चाइनीज़ वाइनीज़ कुछ खाओगे तो साथ में सोडा रखोगे या लोगे, नहीं? या घर बाहर पार्टी वार्टी कुछ करते हो तभी? अरे बर्थडे पार्टी पे तो किया होगा, बर्थडे पे तो किया होगा, कभी दोस्तों ने समोसा वमोसा मंगाया होगा, उसके साथ स्प्राइट वगैरह या कुछ तो लिया होगा। अरे वही खाता है, तुम नहीं खाते हो, वही अकेला ही खाता है ना? ओके। ये सोडा जब यूज करेंगे तब सुनो, ये CO2 बाहर निकलती है जब भी सोडा यूज करते हैं, डकार आता है जैसे ही सोडा पीते हैं, आता है कि नहीं? तो इसकी वजह से आता है, ये इसकी वजह से आता है। जब आपने अभी देखा झाग, तो डकार आता है एक्चुअली उस टाइम पे, तो वो CO2 की वजह से होता है। तो ये सब साइंस है, केमिकल रिएक्शन है। मतलब आप इनडायरेक्टली बॉडी में केमिकल तो ऐड कर रहे हो तभी जाके न्यूट्रलाइज हो रहा है वो। ये देखो, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया यहाँ पे, आया समझ में? ओके, आगे देखो नेक्स्ट। अब इसमें बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस है, जैसे कि हमारे आसपास जो भी मैटर है, अब वो मैटर में, हाँ 8:30 है। ओके, अब इसमें सुनो कुछ एग्जांपल्स और ले लेता हूं मैं। अभी आपने सुना होगा कि जो भी मैटर जलता है, बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, उससे CO2 निकलती है कि नहीं? अभी आपने देखा होगा डीजल जलता है तो भी CO2 निकलती है। डीजल क्या है? मैटर है कि नहीं है? लिक्विड मैटर है ना वो। ओके, पेट्रोल क्या है? लिक्विड मैटर है। CNG गैस है। मतलब वो जब जलेंगे, डिजोल्व होंगे तो क्या होगा? वो जब डिजोल्व होंगे या वो जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होंगे तो क्या होगा? CO2 रिलीज होगी, होगी कि नहीं? CO2 रिलीज होगी। इसका मतलब जब भी कोई भी मैटर जलता है तो उसमें से कार्बन कार्बन निकलेगा। मतलब कि कौन कौन सा मैटर मैं बात कर रहा हूँ? डीजल, पेट्रोल या ये जितने भी है। तो आपने अभी सुना होगा कि इससे इनसे एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है, ये होता है, वो होता है। तो क्यों होता है? रीजन वो क्यों पोल्यूशन क्यों फैलता है? बिकॉज उसमें से CO2 बाहर निकलती है। आया समझ में? तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जलाओगे तो मोस्ट ऑफ द मेटल को छोड़ के उसमें से क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने वाली है, होती है कि नहीं? आप चाहे लिक्विड को जलाओ, लिक्विड लिक्विड मतलब लिक्विड में जैसे कि मैंने डीजल पेट्रोल वगैरह के एग्जांपल लिए, या फिर आप कोई भी चीज़ को जलाओ, इसको जलाओगे वुड को, इसमें से भी कार्बन निकलेगा, निकलेगा कि नहीं? कोल, कोल बोलते हैं उसको, कोयला, इसमें से निकलेगा। इसके अलावा अगर आप सपोज बुक को जलाओगे तो भी क्या होगा? इसमें से भी कोल निकलेगा, मतलब एक तरीके से कार्बन निकलेगा। आया समझ में? सिर्फ मेटल को छोड़ के, मेटल और ग्लास को छोड़ के। ग्लास में से भी कोई ये नहीं निकलता है CO2 वगैरह। हाँ,
प्लास्टिक से भी निकलेगा, बिकॉज ये जितनी भी चीज़ें बनी हुई है आसपास, हमारे आसपास 90% कार्बन से बनी हुई है। आया समझ में? 90%। सिर्फ मेटल और ग्लास को छोड़ के आपको आसपास जो भी मेटल की चीज़ें दिख रही है और ग्लास दिख रहा है, उसको छोड़ के सब किससे बना हुआ है? कार्बन से। आप खुद भी कार्बन से बने हुए हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जब, जैसे आपने देखा होगा कभी शमशान घाट वगैरह में, या कोई वीडियो तो देखा होगा, तो जब जलती है तो क्या राख ही मिलती है लास्ट में? कार्बन। बायोमोलिक्यूल से बनी हुई है हमारी बॉडी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाँ, एमिनो एसिड, इन सब से बनी हुई है हमारी बॉडी। तो एट द एंड वो जब जलेगा तो CO2 कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। आया समझ में? ओके। अब इसमें कुछ क्वांटिटीज, अब मैंने आपको बता दिया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब जो हम सामने देख सकते हैं, मतलब कि जो हम छू के पता कर सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये मेटल है या नॉन मेटल है, ऐसे पता कर सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जब उसको बर्न करेंगे तो उसमें से नया प्रोडक्ट क्या निकलेगा। समझ में आ रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब? जैसे अभी ये क्या है, ये आपको देखने से क्या लग रहा है? ये इसमें क्या लग रहा है देखने से? सॉलिड है, पाउडर लग रहा है, सॉलिड पाउडर। ओके, लेकिन जब इसको डिसॉल्व किया तो इसने क्या किया? क्या किया इसने? रिएक्शन करवाया ना मैंने। तो इसको जब डिसॉल्व किया तो इसमें से क्या निकला? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। तो ये मैंने जो डायरेक्ट देख के हम बता रहे हैं तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई उसकी, ये सॉलिड है, पाउडर फॉर्म में है। लेकिन जब मैंने इसको रिएक्ट किया तो CO2 बाहर निकली, वो उसकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी, कि उससे हमें पता चल रहा है कि इसमें से CO2 निकल रही है बाहर, इसमें रिएक्शन हो रहा है। आया समझ में? तो वो केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब आता है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज। हम प्रॉपर्टीज को मेजर कैसे करें? मतलब अगर किसी भी प्रॉपर्टी को आपको मेजर करना है, पता लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? अब आप उसको सामने वाले को ऐसे, अगर ये मेजरमेंट नहीं होते, आपको आपके पेरेंट्स या आप जब बचपन से सीखते आए हो, तो आपको अगर ये नहीं बताया जाए कि मीटर किस फॉर्म, मीटर कब यूज करते हैं, ग्राम कब यूज करते हैं, या फिर इमेजिन करके देखो, एक एक कंडीशन देता हूं आपको कि आपको पता नहीं है ग्राम कब यूज करना है, मीटर कब यूज करना है, ठीक है, और क्या है इसमें, सेकंड कब यूज करना है, तो आप जो न्यूमरल वैल्यू होती है, जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है, या बाहर कहीं भी मार्केट में गए तो आप कैसे बिहेव करोगे? आप फॉर एग्जांपल एक एक शॉपिंग मॉल में गए, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ओके, और वहाँ जाके बोले भाई 5 मीटर दूध देना, ऐसे जाके बोलोगे तो कैसा लगेगा? 5 मीटर दूध, मिल्क, या 5 मीटर, कोई भी एग्जांपल है, 5 मीटर वेपर देना, तो ऐसा ये उससे लिंक हो रहा है क्या? ओके। और कपड़े लेने के लिए गए तो क्या बोलोगे? 1 किलो कपड़ा देना, हाँ, बोलोगे क्या? हाँ, या 10 किलो कपड़े देना। तो यूनिट्स, अब मुझे एक बात बताओ, यूनिट्स मैटर करती है कि नहीं करती है? ओके। अभी मान लो तुम कोई मूवी देखने के लिए गए, तो वहां पे क्या बोलोगे? सेकंड यूज नहीं करना है। मूवी कितने की है? 5 मीटर की है, या 5 किलो की मूवी है, ऐसा बोलोगे? नहीं ना। इसका मतलब जो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होती है वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में। बोर हो रहे हो क्या? नहीं, बोर हो रहे हो? तो मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत जरूरी है हमारी लाइफ में, क्योंकि हम जब भी कोई भी चीज को अगर हमें मेजर करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ये मेजरमेंट, ये प्रॉपर्टीज चाहिए, और उसको हमने नाम दिया है SI यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? SI यूनिट। समझ में आ रहा है SI यूनिट क्या होती है? इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट SI यूनिट है, लेकिन ये SI यूनिट आने से पहले सुनो, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फॉर्म में ये यूनिट्स यूज होती है। अब आप अमेरिका में चले जाओ, तो अमेरिका में पाउंड्स में यूज होता है, पता है आपको? आउंस, पाउंड, आउंसेज ऑफ एग, और पाउंड्स हो गया, और क्या, किस, माइल्स। ओके, माइल्स में यूज होता है, किलोमीटर नहीं बोलते वहां। सुना है आपने? 5 माइल्स, है ना? 5 हो गया, फिर 5 किलोमीटर नहीं बोलेंगे वो कभी भी।
वो पाउंड में बोलेंगे वो चीज़ें, है ना। तो ये क्या होता है, एक होता है एमकेएस यूनिट, एक होता है सीजीएस यूनिट, एक होता है एफपीएस यूनिट, और एक होता है एसआई यूनिट। तो ये जो एसआई यूनिट है, सुनो, ये जो एसआई यूनिट है, लास्ट में ये आया कि जो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनली भी लोगों को ये चीजें पता हो, उसके लिए है ना वर्ल्ड लेवल पे इन सब चीजों को बताया गया। मतलब अगर आप वर्ल्ड में कहीं भी जा रहे हो तो ये सारी चीजें सेम रहेगी, मतलब लोग समझ पाएंगे आप बोलोगे तो, कि 1 kg अगर आपने बाहर जाके भी बोला तो वो समझ पाएंगे। तो वो किसने डिसाइड किया, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, मतलब एक